everyone, how are you all? I am Swamya, your educator for class 11th as well as for class 12th, and today I'll be starting off with a new topic which is your chapter Parties and Party System in India, जिसमें हमारा इंक्लूड होता है चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस प्लस हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। सो ये जो हमारा चैप्टर है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये हमारे दो चैप्टर्स को मर्ज करके बनाया है विच इज योर चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस प्लस योर चैप्टर चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। सो इसका आज मैं आपको पार्ट 1 यहाँ पे कराने वाली हूं इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि भाई आज के इस चैप्टर में हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए इसको एक स्टोरी की तरह हम समझेंगे। अब क्या हुआ, जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, किसका? नेशन बिल्डिंग का। अब इंडिया कोई नॉर्मल नेशन नहीं था। हम जानते हैं कि इंडिया को जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे कितनी ज्यादा पॉवर्टी थी, ठीक है। इसके अलावा कितने ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस प्रिवेल कर रहे थे और इंडिया जैसे नेशन में जहां पे डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा थी वहां पे लोगों को यूनाइटेड रखने का टास्क भी बहुत ज्यादा मेजर रहने वाला था। सो faced with such serious challenges, so जैसे मैंने अभी आपको जो challenges बताए, ऐसे serious challenges होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो कि ये सोच रहे थे, जो कि बाहर के देशों के लीडर्स थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया में तो इतने ज्यादा ग्रेव चैलेंजेस प्रिवेल करते हैं, इंडिया में इतनी पॉवर्टी है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो ऐसे में इंडिया यूनाइटेड कैसे रह पाएगा। और ऐसे में हम एक्सपेरिमेंट करने वाले थे किसको लेके? डेमोक्रेसी को लेके। यानी कि हमारे लीडर्स ने सोचा कि हम कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने वाले हैं? दी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ऐसे में बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स को लगा कि इंडिया जैसा जो नेशन है वो डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर पाएगा या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम को सस्टेन नहीं कर पाएगा। They said that national unity was the first priority and that democracy will introduce differences and conflict. So सबको ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसे में हमें नेशन की यूनिटी को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है तो डेमोक्रेसी उसमें हिंड्रेंस रहेगा और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के बीच में आ सकते हैं। लेकिन हमारे नेशनल लीडर्स को ये लग रहा था कि अगर हम डेमोक्रेसी के पाथ को चूज करें तो हो सकता है कि हम सभी अलग अलग रिलीजन और रिलीजियस बैकग्राउंड्स या फिर सोशल बैकग्राउंड्स के लोगों को एक साथ लेके आ सके। The leaders of the newly independent India decided to take the more difficult path. तो हमारे लीडर्स बहुत ज्यादा श्योर थे कि वो डेमोक्रेसी को ला पाएंगे इंडिया जैसे एक नेशन में। Any other path would have been surprising. सबको ऐसा लग रहा था कि अगर हम कोई और ऑल्टरनेटिव चूज करें in terms of the form of government that we want, तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा इंडिया जैसे नेशन के लिए। फॉर आर फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि जब से हमने फ्रीडम पाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया था तभी से हमने ये सोच लिया था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट होगा तब कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी? दी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government. So every society needs to decide how it will govern and regulate itself. So हर सोसाइटी के पास और सोसाइटी के लोगों के पास ये चॉइस होती है एंड इनफैक्ट होनी भी चाहिए कि वो ये डिसाइड कर सके कि वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स टू चूज फ्रॉम। अब बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एंड कंफ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस। हाउ डू वी रिजॉल्व दीज डिफरेंसेस? अब ऐसा तो नहीं था ना कि इंडिया के सारे ही लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए, है ना। सो ऐसे में इन डिफरेंसेस या फिर इन कंफ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का क्या तरीका निकाला जाए? So the constitution was adopted on 26th of November 1949 and signed on 24th of January 1950. हमने ऑफिशियली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर में और ऑफिशियली साइन किया 24th जनवरी 1950
1950 में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया था. एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था उस टाइम पे हमारी कंट्री कैसे गवर्न हो रही थी? हमारी कंट्री गवर्न हो रही थी एक इंटरिम गवर्नमेंट के थ्रू. इंटरिम गवर्नमेंट इज लाइक अ टेम्पररी गवर्नमेंट जो कि किस लिए बनाई गई थी? टेम्पररी बेसिस पे फॉर्म करी गई थी, ताकि जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता है तब तक इंडिया में पीस और हार्मनी मेंटेन हो सके थ्रू दिस इंटरिम गवर्नमेंट. फॉरवर्ड, इट वाज नाउ नेसेसरी to install the first democratically elected government of the country. भाई अब ये तो डिसाइड हो गया कि डेमोक्रेसी ही आएगी, लेकिन कौन सी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी? यानी कि अब डेमोक्रेसी का पहला असेंस जो होता है कि भाई लोगों के लिए गवर्नमेंट आनी है तो लोग ही तो चूज करेंगे ना. तो अब लोग अपनी गवर्नमेंट चूज कर सके, इसलिए अब कंडक्ट करवाने थे क्या? इलेक्शंस. और इलेक्शंस कंडक्ट करवाना इंडिया जैसे नेशन में वॉज नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क. वाई? बिकॉज इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी? अनएजुकेटेड थी, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि आप उनको एक ऐसा टास्क दे सके जिसमें बहुत ज्यादा आई वुड से लिटरेसी की नीड थी. सो ऐसे में हमारे लीडर्स को एक ऐसा ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म यूज करना था जिसमें ऐसे लोग भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और अपना वोट दे सके जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप. अब इस सभी काम को प्लान करने के लिए क्या फॉर्म हुआ? हमारा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कब फॉर्म हुआ? जनवरी 1950 में. सुकुमार सेन became the first chief election commissioner. So ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन. The country's first general elections were expected sometime in 1950 itself. So 1950 में ही हमारे पहले जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले थे. अंडर whom? सुकुमार Singh. But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. Obviously, अब हम इतने heavy population वाले nation में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इतनी इजीली कंडक्ट नहीं करा सकते थे, और ये चीज रियलाइज करी हमारे इलेक्शन कमीशन ने. सो अब ऐसे में इलेक्शंस तो कंडक्ट कराने थे, लेकिन ऐसा कौन सा मैकेनिज्म ढूंढा उन्होंने कि ये सारा काम एक इजी मैनर में हो सके. सो होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज. सो अब एक ही दिन पे तो नहीं हो सकते ना हर स्टेट्स में इलेक्शन. सो इसीलिए उन्होंने डिलिमिटेशन यानी कि बाउंड्रीज को ड्रॉ करने का सोचा, ताकि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जा सके. इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. और क्या काम था? इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करना. इसके अलावा ऐसे सभी सिटीजन्स जो कि एलिजिबल थे वोटिंग के लिए, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करना. सो अब ये जितने भी टास्क थे ये बहुत ज्यादा हैवी टास्क थे और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाले थे. When the first draft of the rolls was published, जब हमारे पहला ड्राफ्ट बना इलेक्टोरल रोल्स का, उसमें ये नोटिस किया गया कि नियरली 40 लाख women were not recorded in the list. ठीक है, सो यहाँ पे लगभग 40 लाख women का ये डेटा निकल के आया कि उनके जो अपने खुद के ओरिजिनल नेम्स हैं वो मेंशन ही नहीं थे इलेक्टोरल लिस्ट में. इंस्टेड उनको कैसे मेंशन किया गया था? वाइफ ऑफ समवन और द डॉटर ऑफ समवन. यानी कि उस टाइम पे भी इंडिया इतने ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से गुजर रहा था, जिस टाइम पे इंडिया के लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो एक ऐसा ह्यूमंगस टास्क इलेक्शंस कंडक्ट करने वाले हैं. प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अ मैमोथ एक्सरसाइज. आप खुद सोचिए कि किसी नेशन में पहली बार इलेक्शंस होने वाले हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां की, वहां के लोगों को समझाना, इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करना, ये अपने आप में ही एक बहुत ह्यूज एक्टिविटी होने वाली थी. नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर. यानी कि वर्ल्ड में अब तक किसी भी जगह पे इतने ह्यूज नंबर ऑफ आई वुड से ह्यूज स्केल पे इलेक्शंस नहीं हुए थे. एट दैट टाइम देयर वर
17 crore eligible voters. So now you can guess the intensity of the task कि 17 करोड़ eligible voters को elections में participate करवाना था, उनसे वोट डलवाना था, who had to elect, और उन वोटर्स को किनको इलेक्ट करना था, नियरली 3200 MLAs को इलेक्ट करना था एंड 489 मेंबर्स को इलेक्ट करना था फॉर लोकसभा. ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट. अब चलो जो लिटरेट है वो तो वोट दे देंगे, लेकिन ऐसे लोग जिनको पढ़ना ही नहीं आता था उनके लिए क्या मैकेनिज्म निकाला जाए कि वो लोग भी वोट दे सके. Therefore, the election commission had to think of some special method of voting. अब इलेक्शन कमीशन के सामने ये टास्क था कि वो एक ऐसा मेथड या मैकेनिज्म ढूंढे जिससे जो इलिटरेट पॉपुलेशन थी इंडिया की वो भी वोट दे सके. सो ऐसा सोचा गया कि ये जो इलेक्टोरेट है ये कुछ अलग और अनयूजुअल मैनर में मनाए जाए. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज आल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी. यानी कि ये जो पहले इलेक्शंस होने वाले थे इंडिया का एक बहुत बड़ा टेस्ट था कि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सस्टेन कर भी पाएगी या नहीं. Till then, democracy had existed only in prosperous countries. अब आप सोच सकते हो कि ऐसे में जब इंडिया ने सोचा कि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करेंगे तो सब इतना शॉक क्यों हुए, क्योंकि हम इकोनॉमिकली इतना वीक थे. अब तक जो डेमोक्रेसी थी वो सिर्फ रिच कंट्रीज में ही एग्जिस्ट करती थी और इंडिया ऐसा पहला नेशन होने वाला था जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, ग्रेव प्रॉब्लम्स से जूझते हुए भी डेमोक्रेसी जैसा एक बड़ा टास्क अंडरटेक करने वाला था. मेनली इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे नेशंस में ही जहां पे सभी लोग इतने ज्यादा लिटरेट थे वहीं पे डेमोक्रेसी अब तक एग्जिस्ट करती थी. यहाँ पे इंडिया पहली बार डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहा था और हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज नॉट लिटरेट एज वेल. By that time, many countries in Europe had not given voting rights to all women. And can you imagine कि यूरोप में भी तब तक विमेन के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, लेकिन इंडिया ऐसा पहला नेशन होने वाला था जो विमेन को भी वोटिंग राइट्स देने वाला था. These days we use the EVM to record voters preferences. अब आज के टाइम में तो EVM आ गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब हमारे पहले इलेक्शन हुए तब EVM होगी? नहीं. But that is now how we started. In the first general election, जो हमारे पहले जनरल इलेक्शन हुए उसमें पोलिंग बूथ्स बनाए गए, ठीक है, और उन पोलिंग बूथ्स में एक बॉक्स रखा गया जिसमें हर कैंडिडेट का एक इलेक्शन सिंबल था. क्योंकि हमारी पॉपुलेशन लिटरेट नहीं थी इसीलिए हर पार्टी को इलेक्शन सिंबल्स दिए गए ताकि जो इलिटरेट लोग हैं एटलीस्ट वो सिंबल को पहचान के अपना वोट दे सके. ईच वोटर वाज गिवन अ ब्लैंक बैलेट पेपर. यानी कि उस टाइम पे इलेक्शंस किसके थ्रू हुए? थ्रू बैलेट पेपर. ठीक है. सो ऐसे में हर वोटर को एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाता था जो कि उनको एक स्टील के ड्रॉप बॉक्स में डालना होता था ऑफ द कैंडिडेट दे वांटेड टू वोट फॉर. सो जितने भी कैंडिडेट्स खड़े थे इलेक्शन में सबका अलग अलग क्या था? बॉक्स था, और लोग आके अपने मनपसंद कैंडिडेट के जो बॉक्स था उसमें बैलेट पेपर को ड्रॉप कर रहे थे. अबाउट 20 लाख स्टील बॉक्सेस वर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. यानी कि 20 लाख स्टील बॉक्सेस का इस्तेमाल किया गया. अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर फ्रॉम पंजाब डिस्क्राइब्ड हाउ ही प्रिपेयर्ड द बैलेट बॉक्सेस. तो अब एक पंजाब के ऑफिसर थे, उन्होंने बैलेट बॉक्सेस को प्रिपेयर करने का जो मेथड था वो बताया. क्या? ईच बॉक्स हैड टू हैव इट्स कैंडिडेट सिंबल. यानी कि हर बॉक्स पे कैंडिडेट का सिंबल लगा हुआ था, ठीक है, ताकि जब कोई वोट देने आए तो पहले वो ये देख ले कि ये बॉक्स कौन से कैंडिडेट का है ना. बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इट एंड आउटसाइड ऑन ईदर साइड. यानी कि बाहर बॉक्स के दोनों ही तरफ वो सिंबल को स्टिक किया गया था. हैड टू बी डिस्प्लेड द नेम ऑफ द कैंडिडेट. इसके अलावा जो कैंडिडेट का नेम था वो हर लैंग्वेज में लिखा था जो इंडिया में बोली जाती थी, जैसे कि उर्दू, हिंदी एंड पंजाबी, अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, द पोलिंग स्टेशन एंड द पोलिंग बूथ. यानी कि बॉक्स पे क्या क्या इंफॉर्मेशन थी? कैंडिडेट का नेम था, कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पोलिंग स्टेशन कौन सा था वो उस स्टेशन का नेम था, और पोलिंग बूथ का नेम उस बॉक्स पे रिटन होता था. आफ्टर दी फर्स्ट 2 इलेक्शंस दिस मेथड वाज चेंज. यानी कि पहले 2 इलेक्शंस में तो इसी बैलेट पेपर के थ्रू ही वोटिंग करी गई, लेकिन उसके बाद इस मेथड को चेंज कर दिया गया.
Now the ballot paper carried the names and symbols of all the candidates and the voter was required to put a stamp. अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब बैलेट पेपर पे सभी कैंडिडेट्स के नेम लिखे जाने लगे और लोगों से कहा गया कि आपको जो भी पसंद है उसके नेम के आगे आप क्या लगाएंगे, स्टैंप लगाएंगे, जिसके लिए भी वो वोट देना चाहते हैं. दिस मेथड वर्क फॉर नियरली 40 ईयर्स. कैन यू इमेजिन कि ये इतना ट्रेडिशनल मेथड 40 ईयर्स तक चला. टूवर्ड्स द एंड ऑफ 1990s, अब जैसे ही 90s के जो इलेक्शन थे वो खत्म हुए तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन को इंट्रोड्यूस किया, विच इज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. बाय 2004 द एंटायर कंट्री हैड शिफ्टेड टू ईवीएम, यानी कि 2004 तक आते आते पूरे नेशन में ईवीएम के थ्रू जो वोटिंग है उसको कंडक्ट करवाया जाने लगा. इन दिस कंटेक्स्ट इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, वो क्या हुआ, जो कि इतना बोल्ड एंड रिस्की लग रहा था, वो सक्सेसफुल हुआ. एन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री. गैम्बल मतलब जुआ. एक तरीके से इंडिया ने जुआ ही खेला. पता नहीं था कि भाई ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पास होगा, फेल होगा, चलेगा भी या नहीं चलेगा. The elections had to be postponed twice and finally held from October 1951 to February 1952. यानी कि इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले 2 बार उनको पोस्टपोन किया गया. बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शन, यानी कि पोस्टपोन ये इलेक्शन हुए, लेकिन इन इलेक्शंस को किस नेम से जाना जाता है, 1952 इलेक्शंस. सिंस मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, क्योंकि ज्यादातर जो कंट्री के एरियाज थे उसमें जो लोग थे उन्होंने 1952 में ही वोटिंग करी थी. इट टुक 6 months फॉर द कैंपेनिंग, यानी कि इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में कितना टाइम लगा, 6 महीने लगे, जिसमें क्या क्या करना पड़ा, कैंपेनिंग करनी पड़ी, पोलिंग करनी पड़ी, काउंटिंग ऑफ वोट्स को कंप्लीट किया गया. द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, अब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था लोगों से कि वो इतना ज्यादा अमाउंट में आके वोटिंग करेंगे. सो द पार्टिसिपेशन वॉज वेरी एनकरेजिंग. मोर देन हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न्ड आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड. अब जब रिजल्ट्स आए तो उसमें ये देखा गया कि जो लूजर्स थे, यानी कि जो लोग हार गए थे इलेक्शन में, वो भी खुश थे, क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था किसके साथ, हमारी वोटिंग क्राइटेरिया या फिर आई वुड से द डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट जो हमने फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया था. ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया व इक्वली इम्प्रेस. सो जो लोग हमें स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज कर रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि भाई पता नहीं इंडिया में एक्सपेरिमेंट पास होगा या फेल होगा, वो भी शॉक हो गए. इंडियाज जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकेम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी कि सब बहुत ज्यादा शॉक हो गए और ये जो 1952 के इलेक्शंस थे ये क्या बन गए, एक लैंडमार्क की तरह साबित हुए. इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. यानी कि जो लोगों को लग रहा था कि एक पुअर नेशन, एक अनएजुकेटेड नेशन कभी भी डेमोक्रेसी अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो सभी लोग गलत प्रूव हो गए. इट प्रूव्ड दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन दी वर्ल्ड. यानी कि क्या प्रूव हुआ अल्टीमेटली, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए जैसे कि डेमोक्रेसी है, तो वो आप किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंडर ला सकते हैं. Our next topic is Congress dominance in the first 3 general elections. So हमने ये देखा कि हमारे जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस जीत गई, लेकिन जो हमारे पहले 3 जनरल इलेक्शंस हुए उन तीनों में ही कांग्रेस ने डोमिनेट किया. उसके क्या रीजंस रहे वो अब हम देखते हैं. The results of the first general elections did not surprise anyone. The Indian National Congress was expected to win this election. तो जो पहले जनरल इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस जीत गई एंड सभी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही जीतेगी. एंड फाइनली जवाहरलाल नेहरू क्या बने, पार्टी के जो सबसे मोस्ट पॉपुलर और करिज्मेटिक लीडर थे वो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर की तरह इलेक्ट हुए. ही लेड द कांग्रेस कैंपेन. उन्होंने कांग्रेस के कैंपेन को लीड भी किया था. इसके अलावा उन्होंने पूरी कंट्री में टूर किया था, रैलीज करी थी. When the final results were declared, the extent of the victory of the Congress did surprise many Congress party, as it was popularly known had inherited the legacy of national movement. अब क्या हुआ,
जो कांग्रेस पार्टी थी उनके साथ ये लेगेसी चलती आ रही थी कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। सो ऐसे में जो पार्टी थी उन्होंने 364 सीट्स जीती आउट ऑफ 489 फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस में एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर, यानी कि कांग्रेस के आसपास भी कोई नहीं था। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट्स वोन ओनली 16 सीट्स। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी पार्टी रही, कांग्रेस, जिसने 489 सीट्स जीती, और सेकंड नंबर पे थी कम्युनिस्ट पार्टी जिसने 16 सीट्स जीती। तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि 489 और 16 में कितना डिफरेंस है। तो यानी कि कांग्रेस एक बहुत ह्यूज मेजॉरिटी से जीती थी। द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद दी लोकसभा इलेक्शंस। अब लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ ही कौन से इलेक्शन हुए, स्टेट इलेक्शन हुए। द कांग्रेस स्कोर्ड, इसमें भी कांग्रेस जीत गई। इट वोन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल स्टेट्स, यानी कि मोस्टली सभी स्टेट्स में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली एक्सेप्ट ट्रेवेनकोर कोचिन, ठीक है, जो कि आज के टाइम में कहाँ है, केरला में, मद्रास और ओडिशा। फाइनली इन तीन स्टेट्स में जो कांग्रेस थी वो हार गई थी। फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स धीरे धीरे क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम कांग्रेस ने अपना होल्ड इन स्टेट्स में भी स्ट्रॉन्ग किया और इन स्टेट्स में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, यानी कि अब एक भी स्टेट ऐसी नहीं बची थी जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। एज एक्सपेक्टेड, जैसे सबने सोचा ही था कि प्राइम मिनिस्टर का जो फेस था वो कौन बने, जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जनरल इलेक्शन इन दी सेकेंड एंड दी थर्ड जनरल इलेक्शन। अब जो हमारे सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन हुए जो कि 1957 और 62 में हुए थे, द कांग्रेस मेंटेन दी सेम पोजीशन। उसमें भी हु बिकेम विक्टोरियस, कांग्रेस पार्टी, बाय विनिंग 3/4 ऑफ द सीट्स। नन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज कुड विन इवन 1/10 ऑफ नंबर ऑफ सीट्स वन बाय द कांग्रेस, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में कांग्रेस जीत रही थी वो इतना ह्यूज था कि बाकी पार्टीज तो उसका 1/10 भी नहीं गेन कर पा रही थी। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन फ्यू केसेस। जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे थे, स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें कांग्रेस अभी भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज वाज इन केरला। केरला में अभी तक जो कांग्रेस थी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। 1957 में वहां पे कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसमें सीपीआई ने गवर्नमेंट फॉर्म करी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को फॉर्म किया। अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस लाइक दिस, द कांग्रेस कंट्रोल द नेशन एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि ये थोड़ी बहुत जैसे केरला हो गया या एक आधी स्टेट्स ही ऐसी थी जो कि एक्सेप्शन थी, नहीं तो इन स्टेट्स को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स में किसकी गवर्नमेंट थी, किसका होल्ड था, कांग्रेस का। द नॉन कांग्रेस वोटर्स वर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ट्राइबल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, सो द कांग्रेस वाज स्टिल वे अहेड ऑफ द ऑपोजिशन एंड मैनेज्ड टू विन। अब सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे आ गया है हमारे सामने कि कांग्रेस इतने इजीली कैसे जीत पा रही थी। कांग्रेस इतना ज्यादा इजीली इसलिए जीत पा रही थी क्योंकि बहुत सारी पार्टीज मिलके अलग अलग अपने क्या कहते हैं इलेक्शन में फाइट कर रही थी। अब उन सभी पार्टीज के जो वोट्स थे वो आपस में ही डिवाइड हो रहे थे, जिसका सारा फायदा कांग्रेस को जा रहा था। तो ऐसे में इन पार्टीज ने रियलाइज किया कि जब तक हम लोग एक नहीं हो पाएंगे तब तक हम कांग्रेस को कभी बीट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, की ऐसा भी क्या यूनिक था कांग्रेस में जिसकी वजह से कांग्रेस इतनी इजीली इतने ह्यूज मेजॉरिटी के साथ जीत पा रही थी। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द रूट्स ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ये पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था ना कि लोग ये चीज भी माइंड में लेके चल रहे थे कि कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत हेल्प करी है ना, तो ये भी एक एडवांटेज उनको हो रहा था। कांग्रेस वाज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी कि लोगों को क्या लग रहा था कि यही वो पार्टी है जो कि नेशनल मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड जिसने किया और जिसकी वजह से आज हमें इंडिपेंडेंस मिली है। Many leaders who were in the forefront of that struggle were now contesting elections as Congress candidates, यानी कि उस टाइम पे जब हम
फ्रीडम के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उसमें से ज्यादातर नेशनल लीडर्स अब किसका पार्ट बन गए थे? कांग्रेस पार्टी का पार्ट बन गए थे। द कांग्रेस वाज ऑलरेडी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, यानी कि अनलाइक अदर पार्टीज जो कांग्रेस का सिस्टम था बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज था, एंड बाय द टाइम द अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ अ स्ट्रैटेजी, कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेन। यानी कि बाकी पार्टीज तो स्ट्रैटेजी ही सोचती रह जाती थी और तब तक कांग्रेस अपनी कैंपेनिंग भी शुरू कर देती थी। दस द कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज। इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज का मतलब होता है बेसिकली कांग्रेस को वो एडवांटेज हुआ जो बाकी पार्टीज के पास नहीं था। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पार्टी हैड ओनली spread across the length and breadth of the country as we have seen in the maps, but also had an organizational network. So first of the blocks advantage मतलब कि अब तक कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज भी नहीं हो पाई थी जिस टाइम पे कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था डाउन टू दी लोकल लेवल, यानी कि हाईएस्ट लेवल से लेके लोकल लेवल तक कांग्रेस बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज द कांग्रेस वाज रिसेंटली अ नेशनल मूवमेंट, सो अभी अभी कांग्रेस नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ी थी, तो ये भी उनके लिए एक एडवांटेज वाला फैक्टर रहा। इट्स नेचर वाज ऑल इंक्लूसिव, यानी कि कांग्रेस सभी लोगों को, सभी सोशल ग्रुप्स को अपने साथ लेकर चल रही थी। ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, यानी कि इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो कांग्रेस थी वो इतना इजीली डोमिनेट कर पा रही थी। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। पार्ट 1 हमारा यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगी कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोअलिशन। ठीक है, ये वाला चैप्टर पार्ट्स में ही होगा, बट आई विल ट्राई कि मैं कम से कम पार्ट्स में इसको कवर कर सकूं। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये जो पर्टिकुलर सेशन है इसका रिव्यू आप मेरे को कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी न्यू टॉपिक इसमें ऐड करना या मेरे को चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं तो उसके सजेशंस भी आप मेरे को कमेंट में दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।